हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। हम पढ़ रहे थे लुसेंट की जीके। तो उसमें प्राचीन भारत हम पढ़ चुके हैं। प्राचीन भारत का हमारा आखिरी टॉपिक है सीमावर्ती राजवंशों का उदय। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे मध्यकाल और फिर आधुनिक काल। अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, क्योंकि और भी वीडियोस डाली हुई है, प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यूज का डिस्कशन भी हम कर रहे हैं। किसी भी चीज़ से संबंधित आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप आईएएस स्टडी विद सौम्य इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर टेलीग्राम पर जा सकते हैं आप, और आईएएस स्टडी विद सौम्य सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। तो चलिए हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। सीमावर्ती राजवंशों का उदय। अभ्युदय। पालवंश। पालवंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। गोपाल ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। गोपाल ने पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ था। इसमें पाल वंश की ओर से धर्मपाल शामिल हुआ था। 11वीं सदी में गुजराती कवि सोडल ने धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि से संबोधित किया है। सोमपुर महाविद्यालय का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। उदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। गौड़रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास पाल शासकों के समय में हुआ था। अगला है सेन वंश। सेन वंश की स्थापना सामंत सिंह ने राढ़ में की थी। इसकी राजधानी नदिया लखनौती थी। सेन वंश के प्रमुख शासक विजय सिंह, बल्लाल सिंह एवं लक्ष्मण सिंह थे। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सिंह था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। दान सागर एवं अभ्युदय सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल सिंह ने की थी। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सिंह ने पूर्ण रूप दिया था। लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव पवनदूत लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव पवनदूत के लेखक धोई और ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुध रहते थे। हलायुध लक्ष्मण सेन के प्रधान न्यायाधीश व मुख्यमंत्री था। विजय सिंह ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर, शिव के विशाल मंदिर की स्थापना की थी। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। कश्मीर पर के राजवंश। कश्मीर के शासन करने वाले शासक वंश कालक्रम किस प्रकार है? कारकोट वंश, उत्पल वंश और लाहौर वंश। 627 ईस्वी में दुर्लभवर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर के कारकोट वंश हिंदू वंश की स्थापना की थी। वीनसांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? ललितादित्य मुक्तापीड। कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड द्वारा करवाया गया था। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ। इस वंश का संस्थापक अवंतीवर्मन था। अवंतीवर्मन नामक नगर की स्थापना अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना अवंतीवर्मन ने की थी। अवंतीवर्मन के अभियंता सुई ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दित्ता ने एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। लोहार वंश का संस्थापक संग्रामराज था। संग्रामराज के बाद अनंत राजा हुआ। इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता की। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान कवि एवं कई भाषाओं का होता था। कल्लड़ हर्ष का आश्रित कवि था। जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था, जिसने 1128 ईस्वी में 1175 ईस्वी तक शासन किया। जयसिंह के शासन के साथ ही कल्लड़ की राजतरंगिणी का विवरण समाप्त हो जाता है। कामरूप का वर्मन वंश। 4वीं सदी के मध्य कामरूप में वर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्यवर्मन था। इसकी राजधानी प्रागज्योतिष नामक स्थान पर थी। कालांतर में कामरूप पाल वंश का एक अंग बन गया था।
राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। गुर्जर प्रतिहार वंश। मालवा शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट द्वितीय राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली प्रतापी राजा कौन था? मिहिर भोज। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। मिहिर भोज विष्णु का भक्त था। मिहिर भोज ने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि ग्रहण की थी। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। प्रतिहार वंश का अंतिम राजा यशपाल था। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर वंश अनंतपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की थी। गढ़वाल राठौर वंश। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। गढ़वाल की राजधानी वाराणसी थी। गढ़वाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंदराज था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था, जिसने प्रत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धम्म चक्र जिन विहार बनवाई। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयं और से जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद्र था, जिसने गौरी ने 1194 में चंदावर के युद्ध में मारा था। तो चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच। जिसने जीता कौन? मोहम्मद गौरी। चहमान या चौहान वंश। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्र थी। बाद में अजयराज तृतीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अर्णोराज का पुत्र विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव हुआ, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा। अढ़ाई दिन का झोंपड़ नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश का अंतिम शासक था। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय और गौरी की हार हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ, जिसमें गौरी की विजय एवं पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी धारा नगरी थी और प्राचीन राजधानी उज्जैन थी। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। नैषधीय चरित्र के लेखक श्रीहर्ष एवं प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्ति कल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों एवं उनके उपयोग का उल्लेख है। नवशैशांक चरित्र के रचयिता पद्मगुप्त, दशरूपक के रचयिता धनंजय, धनिक, हलायुध एवं अमितगति जैसे विद्वान वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक राजा भोज था। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या एवं विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। परमार वंश के बाद तोमार वंश का और उसके बाद चहमान वंश का और अंततः 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां एवं उलूग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया। चंदेल वंश। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जैजाक गुप्ती है। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था। 831 ईस्वी।
चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजर महोबा थी। राजा धन्य ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की थी। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया था और उसने एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित की। धंग ने जिननाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग देव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया। धंग ने गंगा यमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया था। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। इन्होंने महोबा के समीप कीर्तिसागर नामक जलाशय का निर्माण करवाया था। आला उदल नामक दो सेनानायक परमर्दी देव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमर्दी देव ने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इस पर उनके मंत्री अजय देव ने उनकी हत्या कर दी। सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम था। इसकी राजधानी अनहिलवाड़ थी। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जयसिंह सिद्धराज था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद जयसिंह सिद्धराज के दरबार में था। माउंट आबू पर्वत राजस्थान एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने सातक पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने किया था। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी थे। वे जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हैं। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय का एक सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात के बघेल वंश की स्थापना की थी। बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। कलचुरी चेदी वंश। कलचुरी वंश का संस्थापक कोक्कल था। इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश एक शक्तिशाली शासक गांगे देव था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के दरबार में ही रहते थे। सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे, जो मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया था। खतौली का युद्ध 1518 में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। मध्यकालीन भारत पर अरबों का आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। अरब आक्रमण के समय सिंध पर गाहिर का शासन था। भारत पर अरबवासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। महमूद गजनी 1932 ईस्वी में अलतगिन नामक एक तुर्क सरकार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। अलतगिन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी ने प्रीतिगिन में शासन किया। इसी के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। किसके शासनकाल में? अलतगिन। 1923 में अलतगिन नामक एक तुर्क सरकार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी।
अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी ने पीपीन में शासन किया और गजनी के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। अलाउद्दीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तदीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा था। महमूद गजनी सुबुक्तदीन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 में हुआ था। अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। बगदाद के खलीफा अल-आदिल बिल्ला ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन-उद-दौला तथा यमीन-उल-मिला की उपाधि दी। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था। महमूद गजनी एक मूर्तिभंजक आक्रमणकारी था। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया। इसमें जयपाल की पराजय हुई। महमूद गजनी का 1001 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। महमूद गजनी ने थानेश्वर के चक्र स्वामी की कांस्य से निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दीनार की संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अल्मोड़ावाड़ के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया और कुछ संपत्ति लूट ली थी। सोमनाथ मंदिर के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है। यह गुजरात में अरब सागर के तट पर है। 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया और 11 मई 1951 के दिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 में हो गई थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। महमूद की सेना में सेवंदराय तथा तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। अलबनूरी, फिरदौसी, उत्तरी तथा फर्रुखी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। मोहम्मद गौर मोहम्मद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर हुआ। यहाँ के शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया। मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें चौहान विजयी रहे। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में गौरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ, जिसमें गौरी विजयी रहा। चंदावर का युद्ध 1194 में गौरी व जयचंद के बीच हुआ, जिसमें गौरी विजयी रहा। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति स्कंद था। मोहम्मद गौरी भारत में विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई। अब पढ़ेंगे सल्तनत काल। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौरी का गुलाम था। गुलामों को फारसी में बदंगा कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनवाई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का अढ़ाई दिन का झोंपड़ा का निर्माण ऐबक ने करवाया था। ऐबक को 1 लाख बख्श लाखों का दान देने वाला भी कहा गया है।
मंगोल चीन के उत्तर में गोबी रेगिस्तान के निवासी थे। वे घूमने फिरने वाले अर्ध सभ्य जाति थी। उनका मुख्य पेशा घोड़ों एवं उनके पशुओं का पालन करना था। वे बहुत गंदे रहते थे, सभी प्रकार के मांस खाते थे। उनमें स्त्री विषयक नैतिकता का अभाव था। यद्यपि माँ का सम्मान करते थे। वे विभिन्न कबीलों में बटे थे। उनके कबीलों में से एक में 1163 में तैमूची उर्फ चंगेज खां का जन्म हुआ, जिसे महान और श्रापित दोनों पुकारा गया है। इसका पिता येसुगाई बहादुर था। इसका चंगेज खां का कुतुबुद्दीन के समय में कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल बन सकी। इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट ऊंची 4 मंजिल का बना दिया। फिरोज तुगलक ने के समय बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई, जिसके कारण फिरोज ने इसमें 2 छोटी मंजिलें बनवा दी, जिससे इसमें 5 मंजिल हो गई और ऊंचाई 9 फीट बढ़कर 234 फीट हो गई। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाले ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। इसे लाहौर में दफनाया गया है। किसे? ऐबक को। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने 8 महीनों तक शासन किया। आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश तुर्कमेनिस्तान का इल्बरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम व दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं? कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। चांदी का टकावा इक्ता प्रणाली चलाई। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, जो तुर्कानी चहलगामी के नाम से जाना गया। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसने हौज सुल्तानी का निर्माण दिल्ली ए कोहना के निकट करवाया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 में हो गई। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर वह पुरुषों की तरह चोगा, काबा एवं कुला टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखुर घोड़े का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बैराम शाह को बैठाया दिया गया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई थी। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। बैराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई थी। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1240 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। नासिरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कानी चहलगामी का विनाश बलबन ने किया था। बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। वह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। सीरी नामक नया नगर बलबन ने बसाया था।
राज दरबार में सिजदा व पैपोश प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर रक्त व लोहे की नीति का पालन किया। आगे बढ़ते हैं। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की थी। बलबन आकेट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद कराकर दुरुस्त रखता था। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर था। खिलजी वंश 1290 से 1320। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में अमीर खुसरो 1296 ईस्वी में उसके भतीजे दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ाम मानीपुर प्रयाग में कर दी थी। 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरसास्प था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल सेना थी। घोड़ा दगाने एवं सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया था। अलाउद्दीन ने खम्स लूट के धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया था। अलाउद्दीन ने व्यापारियों में बेईमानी को रोकने के लिए कम तोलने वाले के व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। उसका जन्म पटियाला पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदायूं के पास 1252 ईस्वी में हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली के सुल्तानों के दरबार में रहे। उन्होंने 7 सुल्तानों का काल देखा था। इन्हें तूतीय हिंद भारत का तोता भी कहते हैं। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। अमीर खुसरो ने ही भारतीय संगीत में कव्वाली गायन को प्रचलित किया था। साथ ही कई प्रकार के आधुनिक रागों जैसे तिलक, राजगिरी, सरपादा आदि को प्रचलित करने का श्रेय प्राप्त है। इन्हें हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। किसे? अमीर खुसरो को। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा था। बाजार नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद इस तरह है। दीवान रियासत ये व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन दीवान रियासत। सहनाई मंडी प्रत्येक बाजार का अधीक्षक। वरीद बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। मुन्हियान और गुप्तचर गुप्त सूचना प्राप्त करता था। जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला, हजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन ने करवाया था। अलाई दरवाजे को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। देवी अधिकारों के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। सिकंदर सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया था। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। सहनाई मंडी खाद्यान्नों की बिक्री हेतु लाया जाता था। सराय अदल यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्दनी की कृति तारीख फिरोजशाही में मिलती है। खुजाइन अल फुतूह खुसरो, रिहला इब्न बतूता एवं फुतूह इसानी की कृति हैं। मूल नियंत्रण को सफल बनाने में मुहत्सिब सेंसर एवं नाजिर नापतोल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्लत, इनाम एवं वक्फ के अंदर दी गई भूमि को वापस लेकर खालसा भूमि में बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले 2 नवीन कर हैं, चराई कर, गड़ी कर। चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था।
घड़ी का घर एवं झोंपड़ी पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोलों में 6 आक्रमण हुए। प्रथम आक्रमण 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में, दूसरा 1298 ईस्वी में सल्दी के नेतृत्व में, तीसरा आक्रमण 1299 में कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में और चौथा आक्रमण 1303 ईस्वी में तार्की के नेतृत्व में, पांचवा आक्रमण 1305 ईस्वी में अली बेग एवं तरतार के नेतृत्व में, छठा आक्रमण 1306 ईस्वी में कबक एवं इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 को हो गई। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आ जाता था। बहिनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित 4 योजनाएं कौन कौन सी थी? दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि 1326 से 27 ईस्वी, राजधानी परिवर्तन 1326 से 27, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 30, खुरासन व कराचिल का अभियान। तुगलक वंश 1320 से 1398। 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय किए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करवाने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। गयासुद्दीन के बाद उलूग खां या जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति थे। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों, दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल व रक्त पिपासु कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक अपने प्रत्येक मलिक के सम्मान में 2 पोशाकें दिया करता था, एक जाड़े में और दूसरी गर्मी में। कहा जाता है डाक प्रबंधों के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ताजे फल खुरासान से और पीने के लिए गंगाजल मंगवाया जाता था। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा फरिश्ता के अनुसार, तांबा बजनी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलाए, जिनका मूल्य चांदी के रुपए टका के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी। सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग चीन के कुबलाई खां व ईरान के गजन खां नामक एक मंगोल शासक ने भी किया था। अफ्रीकी मोरक्को यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली की काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा था। इसे इब्न बतूता को इब्न बतूता की पुस्तक रियाला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। इसमें नगाड़ों की भारी ध्वनि के बीच एक स्त्री को सती होने के दृश्य का वर्णन किया है। इसकी कथा अनुसार सती होने के लिए सुल्तान की अनुमति लेनी पड़ती थी। मोहम्मद तुगलक के समय जिया नक्शी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं के एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया। इस पुस्तक का नाम तूतीनामा रखा,
जिसमें एक तोता एक ऐसी गृहिणी नायिका की कहानी सुनाता है जिसका पति यात्रा पर गया है। मोहम्मद तुगलक ने जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया था, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च और 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय थट्टा के निकट घोडाल में हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की थी। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु इतिहासकार बनाई लिखता है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह एवं बहराइच में सलात मसूदी गाजी के मकबरे में गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीर मुहम्मद, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजूदन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा के नजीक 20 मार्च 1351 को हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 को हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिनीन की उपाधि दी गई। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर खराज, लगान, खम्स, युद्ध में लूट का माल, जजिया एवं ज़कात का वसूल करने का आदेश दिया। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला पहला मुसलमान था। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इसमें हिसार, फिरोजाबाद, दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख हैं। फिरोज तुगलक के शासनकाल में खिजराबाद, टोकरा गांव एवं मेरठ में अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं, लड़कियों की सहायता के लिए नया विभाग दीवान खैरात की स्थापना की। सल्तनतकालीन सुल्तान के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या फिरोज तुगलक के समय थी। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नया विभाग दीवान बंदगान की स्थापना की। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतुहात-ए-फिरोजशाही की रचना की। फिरोज तुगलक ने जियाउद्दीन बरनी एवं शम्स सिराज अफीक को अपना संरक्षण प्रदान किया। फिरोज तुगलक का ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अलाउद्दीन द्वारा दलाइल-ए-फिरोजशाही नाम से अनुवाद करवाया। फिरोज तुगलक ने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अद्दा एवं बिक कहा जाता है। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1338 में हो गई। फिरोज काल में निर्मित खान-ए-जहां तेलंगाना के मकबरे की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर की मस्जिद से की जाती है। फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज दुर्ग का निर्माण करवाया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। इसके शासनकाल दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। तैमूर-लंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। नासिरुद्दीन के समय में ही मलिक-कुश-शर्रफ पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। सैयद वंश 1414 से 1451 सैयद वंश का संस्थापक खिजर खां था। इसने सुल्तान की उपाधि धारण करके अपने को रैयत-ए-आला की उपाधि से खुश रखा। खिजर खां तैमूर-लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर-लंग ने खिजर खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। खिजर खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर बेचता था। खिजर खां की मृत्यु 20 मई 1421 में हो गई। खिजर खां के पुत्र मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण की थी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख-ए-मुबारक शाही में
सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासक करीब 37 वर्षों तक रहा। सैयद वंश के बाद आया लोधी वंश 1451 से 1526। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। वह 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाहगाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। वह अपने सरदारों को मकसद ए आली कहकर पुकारता था। कौन बहलोल लोधी? वह अपने सरदारों के खड़े होने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खान 17 जुलाई 1479 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। भूमि के लिए मापन के प्रामाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोधी ने करवाया। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी ने आगरा में अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत में के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फिरंगी सिकंदरी नाम से अनुवाद हुआ। सिकंदर लोधी नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। सिकंदर लोधी ने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों और संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 को हो गई। इसी दिन सिकंदर का पुत्र इब्राहिम शाह उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। संभवतः दिल्ली के सुल्तानों में सिकंदर लोधी प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतः होली में भाग लेता था। दिल्ली की मौठ मस्जिद सिकंदर लोधी के प्रधानमंत्री वजीर मियां भूइया ने 1505 में बनवाई थी। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी बाबर से हार गया। इस युद्ध में वह मारा गया। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोधी एवं इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां ने दिया था। सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान था। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर भागहीन हो गए। अमीरों का महत्व चरमों पर था। लोधी वंश के शासनकाल में सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत कहा गया। मजलिस ए खलवत खास में मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। बारे खास इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों एवं अन्य रईसों को बुलाया था। बाबर आजम सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। मंत्री एवं उससे संबंधित वजीर प्रधानमंत्री राजस्व विभाग का प्रमुख मुशर्रिफ ए ममालिक प्रांतों एवं अन्य भागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा मजमूआ दर उधार दिए गए धन का हिसाब रखना खजीन कोषाध्यक्ष आर्य से ममालिक दीवान ए आम अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख सदर उस सुदूर धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख काजी उच्च कजात सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी वरीद ममालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी वकील दर सुल्तान के व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल दीवान खैरात दान विभाग दीवान बंदीगान दास विभाग दीवान इस्तेहाक पेंशन विभाग। सल्तनत काल में दीवान रियासत धार्मिक मामलों पवित्र स्थानों तथा योग्य विद्वानों और धर्मपरायण लोगों को वजीफा देता था। इसका अध्यक्ष प्रमुख सदर होता था जो साधारणतः प्रधान काजी होता था। यह न्याय विभाग का भी अध्यक्ष होता था। दीवान मुस्तखराज वित्त विभाग अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान कोही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान अर्ध सैन्य विभाग की स्थापना बलबन में। दीवान बंदीगान फिरोज शाह तुगलक। दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक। दीवान इस्तेहाक फिरोज शाह तुगलक। दीवान इंसार नामक विभाग राज्य के पत्राचार से संबंधित था। साम्राज्य के विभिन्न भागों में चल रही गतिविधियों की पूर्ण जानकारी के लिए दूतों की नियुक्ति की जाती थी। ये दूत बरीद कहलाते थे।
शासक के सबसे ज्यादा विश्वासपात्र लोग ही मुख्य वरिष्ठ के रूप में नियुक्त किए जाते थे। लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। यह विभाग नहरों एवं सार्वजनिक भवनों का निर्माण करता था। सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था। इसे एकता या सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासक नायब या वली या मुफ्ती द्वारा होता था। एकताओं को शिकों जिलों में विभाजित किया गया था, जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था, जो एक सैनिक अधिकारी था। राजस्व कर व्यवस्था उस मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर, खराज गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर, ज़कात मुसलमानों पर धार्मिक कर, संपत्ति का 40वां भाग, जजिया गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर, खम्स ये लूटे हुए धन खानों एवं अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था, जिस पर सुल्तान का अधिकार था। शेष 4/5 भाग पर उसके सैनिकों अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिए रखा। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया। सिखों को परगनों में विभाजित किया जाता गया था। आमिर परगने का मुख्य अधिकारी था। मुशरिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी था। एक शहर या 100 गांव के शासन की देखरेख अमीर सदा नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था। ग्रामों में सबसे अधिक प्रभावशाली लोग खुद छोटे जमींदार और मुकुट्टुम मुखिया होते थे। ग्राम का एक पटवारी होता था। सुल्तानों की स्थायी सेना को खासकेल नाम दिया गया था। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। 10 अश्वारोही एक सरे खेल कहलाता था। 10 सरे खेल एक सिपह सलार के बराबर थे। 10 सिपह सलार एक अमीर के बराबर थे। 10 अमीर एक मलिक के बराबर थे और 10 मलिक एक खान के बराबर था। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक तथा अर्रात कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया था। इक्ता प्रथा की द्वारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने की थी। सरस्वती अच्छी किस्म के चावल के लिए प्रसिद्ध थी। अनिलवाड़ा व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। सतगांव रेशमी रजाइयों के लिए फेमस था। आगरा नील उत्पादन के लिए फेमस था। बनारस सोने चांदी व जड़ी के काम के लिए फेमस था। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़ों को तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। आगे बढ़ते हैं। सल्तनत कालीन कानून शरीयत कुरान हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून 4 स्रोत थे, कुरान, हदीस और इजमा एवं कयास। सुल्तान सत्ता में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया है। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की थी। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। सल्तनतकालीन मुद्रा व्यवस्था चांदी के टके एवं तांबे के दिरहम पर आधारित थी। देवल सल्तनत काल में अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। और किसी भी तरह की पीडीएफ के लिए आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आई स्टडी विद सौम्या। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।